जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डीलिस्टिंग ऑफ शेयर्स के बारे में। तो बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन आता है कि मेरे शेयर्स जो हैं वो डीलिस्ट हो गए, तो यहाँ पर होने वाले लॉस की भरपाई मैं कैसे कर पाऊँगा, उसके लॉस को कैसे एडजस्ट करवा पाऊँगा। तो सबसे पहले तो आपका लॉस एडजस्ट तभी हो पाएगा जब वो कैपिटल लॉस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो कैपिटल लॉस होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं कैपिटल गेन के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सारी ही चीज़ों को डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जो लॉस होगा उसको सेट ऑफ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो वो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल पाए। तो वीडियो थोड़ा डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी ही क्लैरिटी मिल पाए। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे लिस्टिंग ऑफ शेयर्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लिस्टिंग और डीलिस्टिंग में फ़र्क क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे हम सारी ही चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, या लिस्ट करवा लेती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो उस कंपनी के शेयर को हम बोल देते हैं कि ये जो कंपनी है वो एक लिस्टेड कंपनी है, क्योंकि उस कंपनी के शेयर अब शेयर एक्सचेंज पर, स्टॉक एक्सचेंज पर जो है अवेलेबल हो जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं डी लिस्टिंग ऑफ शेयर, तो डी लिस्टिंग ऑफ शेयर जो है अपोजिट हो जाता है लिस्टिंग ऑफ शेयर का। जब एक कंपनी अपने शेयर्स को रिमूव कर ले स्टॉक एक्सचेंज से, या आप बोल सकते हैं जब उस कंपनी के शेयर आपको अवेलेबल ही ना हो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करने के लिए, तो इसको बोल दिया जाता है कि कंपनी ने अपने आप को डीलिस्ट कर लिया। सपोज़ करें एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, उसने अपनी कंपनी शेयर्स को लिस्ट करवा रखा था। अब उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने आप को कन्वर्ट करा लेगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। तो ऑटोमेटिकली जब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसके सारे ही शेयर जो हैं वो डीलिस्ट हो जाएंगे स्टॉक मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंजेस से। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं ये डी लिस्टिंग ऑफ शेयर कहलाता है। तो लिस्टिंग ऑफ शेयर और डी लिस्टिंग ऑफ शेयर एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट होता है। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई कंपनी है, अब आप जानते ही हैं, आप भी शेयर मार्केट में शेयर परचेज करते होंगे, तो आपको एक कंपनी का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी मिल जाएगा, बीएससी जिसको आप बोलते हैं, और वो एनएससी पर भी मिल जाएगा, मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी मिल जाएगा। तो अगर कोई कंपनी जो है अपने शेयर को रिमूव कर ले किसी एक स्टॉक एक्सचेंज से, तो उसको डीलिस्टिंग नहीं बोला जाता है। डीलिस्टिंग केवल उसी सिचुएशन में बोला जाता है जब एक कंपनी सभी स्टॉक एक्सचेंजेस से अपने शेयर को डीलिस्ट कर ले। तो उस केस में, क्योंकि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उस कंपनी के शेयर अवेलेबल नहीं होंगे ट्रेडिंग करने के लिए, तो एक्चुअल में इसको डीलिस्टिंग जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा देखिए और भी चीज़ हम देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, जो बहुत सारे व्यूअर इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि मैंने किसी कंपनी में शेयर लगाए थे, वो कंपनी डीलिस्ट हो गई, अब मेरे जो शेयर हैं उनकी वैल्यू जो है नॉमिनल हो गई, ज़ीरो हो गई। अब मैं, वो जो ज़ीरो वैल्यू हो गई, मुझे जो लॉस हो गया, तो उस लॉस का बेनिफिट अब मैं कैसे क्लेम कर पाऊँगा, कैसे उस लॉस को एडजस्ट कर पाऊँगा। तो इस वीडियो के अंदर देखिए मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर उसको जानने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। जब तक इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आपको नहीं होता है, जब तक कि आपकी कैपिटल एसेट का मतलब आपके जो शेयर्स वगैरह हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह हैं जिसको आप सेल परचेज करते हैं, वो कैपिटल एसेट आपकी ट्रांसफ़र की कैटेगरी में ना आती हो, तो ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में आना ज़रूरी है। तो ट्रांसफ़र का मतलब होता क्या है, तो ट्रांसफ़र का मतलब होता है आपने शेयर जो हैं सेल कर दिए तो वो ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरीके से आपने एक्सचेंज कर लिए, वो भी ट्रांसफ़र हो गया। या फिर आपने रेलिंक्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन द एसेट, मीन्स आपने जो वो आपके शेयर थे उसके अंदर जो आपका राइट था उस राइट को आपने सरेंडर कर दिया। या फिर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द एसेट या एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द शेयर्स, मीन्स फिनिशिंग और कैंसिलिंग ऑफ द राइट फ्रॉम ए पर्टिकुलर डील। तो जिस कंपनी के शेयर आपने खरीदे थे, उस कंपनी ने जो उन शेयर्स के अंदर आपका राइट था उसको ख़त्म कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये ट्रांसफ़र की चार डेफिनेशन होती हैं। तो जब शेयर डीलिस्ट होता है, तो वो इन चारों ही किसी एक कैटेगरी में फ़ॉल होना चाहिए, तभी वो ट्रांसफ़र माना जाएगा, और तभी आपको वो जो लॉस हुआ है उस लॉस को आप बोल सकते हैं कि कैपिटल लॉस हुआ है। तो तभी उस कैपिटल लॉस को आप एडजस्ट करवा पाएंगे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें। देखिए यहाँ मैंने आपको बताया है, अगर आपका शेयर डीलिस्ट भी हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज से, तो ये जो डीलिस्टिंग की इवेंट है ये कभी भी
ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में नहीं आती है। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि जब आपका शेयर जो है डीलिस्ट हो जाता है तो उस केस में फिर वो स्टॉक एक्सचेंज पे आप उसको ट्रेडेड नहीं करवा पाते हैं, बट स्टिल वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर जो है वो पड़े होते हैं। तो डीलिस्टिंग कांट अमाउंट टू एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द शेयर और यूर राइट इन द शेयर। तो इसलिए जब ये डीलिस्टिंग का प्रोसेस होता है तो डीलिस्टिंग को आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ शेयर हो गया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है इन चारों ही डेफिनेशन में किसी एक डेफिनेशन के अंदर आपका जो शेयर है वो फॉल करना चाहिए। तो सेल के अंदर तो फॉल करेगा नहीं डीलिस्टिंग, एक्सचेंज के अंदर भी फॉल नहीं करेगा, या तो वो फॉल करेगा रेलिंक्विशमेंट के अंदर या फिर एक्सटिंग्विशमेंट के अंदर। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है जब वो जो कंपनी जिसमें आपने शेयर्स लगाए थे, पैसा लगाया था, वो कंपनी आपका जो राइट था उन शेयर के अंदर उसको ख़त्म कर दे। तो जब डीलिस्टिंग होती है शेयर की और एक्सटिंग्विशमेंट नहीं करती है कंपनी, तो उस केस में फिर वो जो शेयर्स हैं आपके डीमैट अकाउंट में पड़े होने की वजह से वो आपके ट्रांसफ़र नहीं कहलाते हैं। मीन्स आपका जो राइट होता है उन शेयर के ऊपर होता है, क्योंकि आप उन शेयर्स को ऑफ मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो इसलिए उन शेयर्स के ऊपर डीलिस्टिंग होने के बाद भी अगर आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हैं तो आपका राइट उनके ऊपर बरकरार है, आपका राइट उनके ऊपर बना हुआ है। तो राइट ख़त्म होना ज़रूरी है और उसके लिए एक्सटिंग्विशमेंट होना ज़रूरी है। तो यही इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं अब ये जो डीलिस्टिंग होती है ये कई तरीके की हो सकती है, और ये कई तरीके की डीलिस्टिंग से ही जो आपका लॉस आपको एडजस्ट करना है यहीं से वो रास्ता जो है वो निकल के आता है। तो सबसे पहले तो हो सकता है वॉलंटरी डीलिस्टिंग। तो वॉलंटरी डीलिस्टिंग का मतलब क्या है? वॉलंटरी डीलिस्टिंग का मतलब होता है जब एक कंपनी वॉलंटरी मीन्स अपने आप से ही अपने सारे ही शेयर्स को सभी स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव करवा ले। मीन्स जब सारे ही स्टॉक एक्सचेंज से अपने सारे ही शेयर को रिमूव करा लेगी तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर उनके जो शेयर हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसको बोला जाता है वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऑफ शेयर। मीन्स कंपनी ने अपने शेयर्स को खुद ही डीलिस्ट कर लिया। तो देखिए इन केस यूर इन्वेस्टिंग कंपनी मीन्स जिस कंपनी में आपने शेयर परचेज किए थे, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, गोज फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड द शेयर्स आर एक्सटिंग्विश्ड। तो एक्सटिंग्विश्ड की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, फिनिशिंग और कैंसिल ऑफ राइट फ्रॉम पर्टिकुलर डील। तो कंपनी वॉलंटरी लिक्विडेशन में चली गई और लिक्विडेशन में जाने के बाद उस कंपनी ने क्या कर दिया, आपका जो राइट था उस शेयर के अंदर उसको ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब अब आपका जो राइट है उस कंपनी के अंदर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए अब आप बोल सकते हैं कि अब ये जो लॉस आपको हुआ है उस एक्सटिंग्विश होने की वजह से, तो उस लॉस को अब आप कैपिटल लॉस बोल सकते हैं और उस कैपिटल गेन को उस कैपिटल लॉस को अपने कैपिटल गेन्स के साथ एडजस्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा वो जो कैपिटल लॉस होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कब माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कब माना जाएगा, किस कैपिटल गेन के साथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक तो वॉलंटरी डीलिस्टिंग के केस में अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है और अपने शेयर को एक्सटिंग्विश कर देती है तो उस केस में फिर आपको बेनिफिट हो जाता है, आपको कैपिटल लॉस हो जाता है। दूसरा एक होता है इसके अलावा कंपल्सरी डीलिस्टिंग। तो कंपल्सरी डीलिस्टिंग का मतलब क्या है वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं NCLT मीन्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि जो भी ये कंपनी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करती हैं इनके ऊपर एक नज़र बना के रखती है। जब इस तरीके की जो NCLT या बोल सकते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये कंपल्सरी एक्शन ले ले किसी कंपनी के ऊपर, उसके शेयर को कंपल्सरी डीलिस्ट कर दे, तो ऐसे ही जो डीलिस्टिंग होती है उसको कंपल्सरी डीलिस्टिंग बोला जाता है। तो कंपल्सरी डीलिस्टिंग कब करेगी? जैसे उसको अगर लगता है कि कोई कंपनी है वो पिछले 3 सालों से जो उसकी शेयर के अंदर ट्रेडिंग हो रही है उसके अंदर कुछ इरेगुलरिटी है, उसको कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ नज़र आ रही है, तो वहाँ पर वो 6 महीने के लिए उसको जो है डीलिस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से अगर NCLT को लगता है कि किसी कंपनी की जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव में चली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस उसको हो रहे हैं हर साल, पिछले 3 सालों में उसको लॉस हुए हैं और उसकी वजह से नेटवर्थ जो है वो नेगेटिव हो गई है, तो उस कंपनी को भी जो है ये जो आपका NCLT है ये डीलिस्ट कर देता है। तो इस तरीके की जो डीलिस्टिंग होती है उसको कंपल्सरी डीलिस्टिंग बोला जाता है। और कंपल्सरी डीलिस्टिंग के केस में भी जो है शेयर को स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव कर दिया जाता है। अब देखिए कि जब कंपल्सरी डीलिस्टिंग होती है तो इसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर एक रेजोल्यूशन प्लान तैयार किया जाता है अंडर IBC का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक रप्सी कोड। तो इसके तहत एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है उस कंपनी के लिए। सबसे पहले तो क्या होता है आपको मालूम ही हो, जब इस तरीके का कुछ होता है तो जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है जब शेयर डीलिस्ट होते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, नॉमिनल सी हो जाती है। तो सपोज़ आपने अगर 5 लाख रुपया उस कंपनी के अंदर लगाया था, तो सपोज़ करें आपने 5 लाख लगाया तो आपके हाथ में आज जो है वो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो आप बोल सकते हैं आपको 5 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो इस रेजोल्यूशन प्लान के अंदर NCLT क्या करता है,
वो ऑर्डर इशू कर देता है कि ये जो शेयर कैपिटल है इस कंपनी की उसको एक्सटिंग्विशमेंट कर दिया जाए। तो एक्सटिंग्विशमेंट की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मीन्स इन शेयर्स के अंदर जो भी शेयर होल्डर हैं उनके राइट को ख़त्म कर दिया जाए। तो जैसे ही ये ऑर्डर दे दिया जाता है एनसीएलटी के द्वारा और उन शेयर के अंदर एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है, तो इसका मतलब आपके जो राइट थे उन शेयर के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं, और जैसे ही वो राइट ख़त्म हो जाते हैं तो वो आपके ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में आ जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शेयर का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर आपको गेन हो या लॉस हो। तो एक्सटिंग्विशमेंट भी जो है वो ट्रांसफ़र के डेफिनेशन में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर भी आपका जो शेयर है जब वो एक्सटिंग्विश हुए तो आपके शेयर की वैल्यू जब डीलिस्ट हुई तो वो ज़ीरो हो गई, तो आपको वो लॉस हो गया। तो यहाँ पर भी इस तरीके से आपको लॉस हो जाता है, और इस लॉस को भी आप जो है कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए 2 तरीके हमने जान लिए, आपका हमने वॉलंटरी डीलिस्टिंग जान ली, कंपल्सरी डीलिस्टिंग जान ली। इसके अलावा एक तरीका और होता है, सपोज़ ये दोनों ही तरीके काम नहीं आ रहे हैं आपके, तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तो तीसरा जो एक आसान तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि देखिए, जब आपके शेयर डीलिस्ट होते हैं तो डीलिस्ट होने के बावजूद भी वो आपके डीमैट अकाउंट में पड़े रहते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप जो है इन डीमैट अकाउंट में जो ये आपके शेयर पड़े हुए हैं इसको ऑफ मार्केट में जाके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को भी, अपने रिलेटिव को कर लीजिए, अपने फ्रेंड को कर लीजिए, नॉमिनल प्राइस में इनको जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए। जब नॉमिनल से प्राइस में आप अपने रिलेटिव वगैरह को इनको ट्रांसफ़र कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपको जो है इसमें भी कैपिटल लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने ये जो शेयर ट्रांसफ़र किए हैं वो ऑफ मार्केट में किए हैं, तो ऑफ मार्केट में करने की वजह से एसटीटी इसके ऊपर लगेगा नहीं। तो ये जो शेयर हैं वो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए पीरियड देखा जाता है 1 साल का, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो एप्लीकेबल होता है ऐसे शेयर्स के ऊपर जिनके ऊपर आपने एसटीटी पे किया हो, जो कि लिस्टेड शेयर्स होते हैं। अब ये अनलिस्टेड शेयर हैं, तो अनलिस्टेड शेयर्स के केस में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस के लिए 2 साल का पीरियड देखा जाता है, 24 महीने का पीरियड देखा जाता है। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं, अगर आपने शेयर 2 साल से पहले ही ट्रांसफ़र कर दिए होंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या गेन हो जाएगा, 2 साल के बाद किए होंगे तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा, और वहाँ पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं लास्ट में आपको बताऊँगा अब सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड आप कैसे कर सकते हैं लॉसेस को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर 24 महीने से पहले ही आपने शेयर डीलिस्ट हो चुके हैं तो वो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के डेफिनेशन में हो जाएगा, और ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों ही तरीके के गेन से एडजस्ट हो जाएगा। वहीं अगर आपके जो शेयर हैं वो 24 महीने के बाद डिलिस्ट हुए हैं तो इस तरीके का जो लॉस होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा, और जो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ये केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होता है। अब आपने पहले साल में लॉस एडजस्ट करवा लिया या शट ऑफ करा लिया, उसके बाद भी आपका कोई लॉस बच गया तो उसको आप फर्दर 8 ईयर के लिए जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, ये था प्रोसेस डीलिस्टिंग का। तो ये बहुत एक लेंदी प्रोसेस होता है जिसमें मैंने आपको 3 स्टेप बताए, वॉलंटरी डीलिस्टिंग, कंपल्सरी डीलिस्टिंग और एक आपका ऑफ मार्केट में आपने सेल कर दिया। तो इन 3 तरीके से आपको आप ये बोल सकते हैं कि आपकी जो वो शेयर आपके पास थे जो डीलिस्ट हुए वो ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में आ जाएंगे, और ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में आते ही वो जो लॉस आपको हुआ है डीलिस्टिंग करने पर वो कैपिटल लॉस की डेफिनेशन में आ जाएगा, तो उसको कैपिटल गेन से आप एडजस्ट करवा पाएंगे। तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों को अक्सर कन्फ्यूज़न बनी रहती है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको ज़रूर मिली होगी, और इसके बाद भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।